बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता इम्तियाज़। मैं हूं आपके साथ मिशल बुखारी। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं इम्तियाज़ गुलसा। नाज़रीन, बलूचिस्तान पाकिस्तान का इंतहाई अहम सूबा है। पाकिस्तान में मादनियात के हवाले से ख़ास तौर पर बलूचिस्तान को एक ख़ास अहमियत और हैसियत हासिल है। इसके अलावा रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा और आबादी के लिहाज से सबसे छोटा सूबा है बलूचिस्तान का। जोग्राफियाई हवाले से भी इसकी खासी अहमियत है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा और आबादी के लिहाज से सबसे छोटा है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर जो तरक्की का जो तनासब है वो और जो रफ्तार है वो बहुत ही सुस्त है और सबसे ज़्यादा पसमानदा ये सूबा है पाकिस्तान का। आखिर इसकी वजह क्या है? ये इतनी ज़्यादा गुर्बत का शिकार क्यों है? यहाँ पर बेरोज़गारी जो है वो इतनी ज़्यादा है कि हर 10 अफराद में से 7 अफराद जो हैं वो बेरोज़गार है। इसके अलावा इस सूबे के जो लोग हैं वो तालीम और सेहत की जो बुनियादी सहूलियात हैं उनसे भी बहुत बुरे तरीके से महरूम हैं। ख़ास तौर पर अभी आजकल के दिनों में जो एक मामला बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस है और बहुत ज़्यादा सामने आ रहा है, बल्कि अगर हम थोड़ा सा माजी में जाएं तो 2009 से ये चीज़ें और कुछ आदादो शुमार सामने आ रहे हैं घोस्ट स्कूल्स के बारे में। यानी बलूचिस्तान के अंदर जो ऐसे स्कूल्स जो बिल्कुल गैर फाल हैं, जहाँ पर तालीम का किसी किस्म का कोई सिलसिला नहीं है, सिर्फ वो पेपर्स में एग्जिस्ट करते हैं, एक बहुत बड़ी तादाद है। अभी कुछ जगहों पे ये जो आदादोशुमार हैं ये 1800 2019 में 1800 इनकी तादाद थी। अब 3200 के करीब ऐसे स्कूल्स बताए जा रहे हैं जहां पर जो बिल्कुल गैर फाल हैं और जो घोस्ट स्कूल हैं जहां पर बिल्कुल तालीम और तरबियत का किसी किस्म का कोई सिलसिला नहीं है। आखिर ये महरूमियाँ बलूचिस्तान की कब ख़त्म होंगी? इनकी वजूहात क्या हैं और क्यों ये सूबा जो है ये इस कदर यहाँ पर जो तरक्की की रफ्तार वो इस कदर सुस्त है? इसी हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम में। और इसके लिए सबसे पहले तो इम्तियाज़ साहब मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि बलूचिस्तान जो भी हुकूमत आती है बलूचिस्तान की महरूमियों का रोना जो है वो रो रही होती है सूबाई हुकूमत, और वफाकी हुकूमत से कुछ जो है वो इनके मुआहदे और कुछ इस किस्म के वादे होते हैं, जिसके बाद कुछ अरसे के बाद वो वादे जो हैं वो टूट जाते हैं और फिर शिकवे शिकायत की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। आखिर वजह क्या है, क्यों ये मसाइल हल नहीं होते? देखिए, वजूहात तो बहुत सारी हैं जी। उसके लिए अब आपने चूंकि आदाद शुमार भी पहले काफ़ी सारे बता दिए हैं जी। मेरे कहने को बहुत थोड़ा कुछ रह गया है, आपके कहने लेकिन के लिए फिर भी बहुत अब ये करते हैं कि हम सीधे चले जाते हैं सेनेटर अनवारुल्लाह काकड़ के पास। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त वो मेरा ख्याल है हमें ज़्यादा बेहतर एक्सपर्ट ओपिनियन दे देंगे बलूचिस्तान के जो मुख्तलिफ गुनागू मसाइल हैं उनके हवाले से। अनवारुल्लाह साहब, आप हमारे साथ हैं लाइन पे? जी इम्तियाज़ साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बस बलूचिस्तान वक्तन फ़वक्तन ख़बरों का मरकज़ बनता रहता है। गुज़िश्ता हफ़्ते भी एक जो कराची स्टॉक एक्सचेंज में हमला हुआ उसकी वजह से एक बार फिर बलूचिस्तान की तरफ तवज्जो मबज़ूल हो गई, उसकी जो मसाइल हैं वहाँ पे उनकी तरफ। तो हमने सोचा कि आपने गुज़िश्ता हफ़्ते सेनेट में बड़ी एक ज़ोरदार तकरीर भी की थी बलूचिस्तान ही के मसाइल के हवाले से, तो हमने सोचा कि आपसे क्यों ना पूछा जाए कि बुनियादी तौर पे बलूचिस्तान का मसला है क्या? इम्तियाज़ साहब बहुत शुक्रिया। देखें, एक तो बलूचिस्तान का तारीख़ी पस मंज़र है, उसका एक पॉलिटिकल इशू है, पॉलिटिकल मसला है। बहुत सारे लोग उसको पॉलिटिकल एंगल या पोजीशनिंग के हवाले से देखते हैं। जो लोग सेकुलर या नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स करते हैं उनका अपना एक नुक्ता नज़र है, और जो फेडरेशन की पॉलिटिक्स करते हैं उनका अपना एक नुक्ता नज़र है। साथ में बलूचिस्तान के गवर्नेंस के इशू हैं जो 7 दिहाइयों से चले आ रहे हैं, और बाज़ औक़ात लोग गवर्नेंस को जो पॉलिटिकल ऑप्टिक्स हैं एक दूसरे के साथ लिंक कर लेते हैं और पिक्चर को फर्दर कंफ्यूज कर देते हैं। मैं थोड़ा सा गवर्नेंस के हवाले से आज आपके प्रोग्राम में बात करना चाहूँगा। जी। देखिए, हमारा चैलेंज क्या है? वी आर हाफ ऑफ पाकिस्तान, वी आर अ ह्यूज लैंड मास। अब हमारे जो रिसोर्स है वो स्कैंट हैं, स्केर्स हैं, कम है। स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स एक चैलेंज है, और जो अवेलेबल रिसोर्स है वो मिसमैनेज्ड है। ठीक। तो कम रिसोर्स मिसमैनेजमेंट एक चैलेंज हुआ, और जो स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स है वो एक अलग चैलेंज हुआ। यानी दो बड़े चैलेंज है, एक तरफ वसाइल कम है। स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स के लिए आप कॉन्स्टिट्यूशनल
यानी एक तरफ वसाइल कम है और दूसरी तरफ जो मुहैया मौजूद वसाइल हैं उनका इस्तेमाल सही नहीं होता। उनका इस्तेमाल बेदरेग होता है, उसका इस्तेमाल दुरुस्त नहीं होता। उसमें जो बदकिस्मती से सियासी अशराफिया की जो मैल प्रैक्टिसेस हैं, करप्शन है, उसकी वजह से बेसिक गवर्नेंस स्ट्रक्चर कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। न सिर्फ सियासी अशराफिया बल्कि जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है उसका इसमें बड़ा कुलीदी किरदार है, फोर फ्रंट पे उनका एक रोल है। जो गवर्नेंस का मेकैनिज्म है उसमें एक अदद चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, इन लाइन डिपार्टमेंट्स, इनकी कैपेसिटी, इनकी इम्प्लीमेंटेशन, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का। और ये स्ट्रक्चर में जो तमाम लोग इन्वॉल्व हैं वो इस बहती गंगा में हाथ धोते हैं और जो इम्प्लीमेंटेशन होनी है वो कम रिसोर्स की, वो दुरुस्त नहीं हो रही है। अच्छा ये बताइए, जिसका आपने भी ये गो स्कूल के हवाले से तस्करा किया। जी अनवार, उसकी तरफ हम आते हैं। ये बताइए, आम लोगों को हमें बड़ी समझाने की ज़रूरत है कि इसका बैरोमीटर क्या है कि हमारे पास वसाइल कम हैं और जो मौजूद वसाइल हैं वो दुरुस्त इस्तेमाल नहीं होते। अगर आपको मैं याद दिलाऊं, आप मेरी तस्हीह भी कर दीजिए अगर मैं गलत हूं, कि 2008-9 में सालाना तरक्याती प्रोग्राम बलूचिस्तान का कोई 45-50 अरब रुपए के बराबर होता था। ये बताइए कि जब NFC अवार्ड हुआ पीपल्स पार्टी की हुकूमत में, उसके बाद से अब तक किस कदर इजाफा हुआ है सालाना तरक्याती प्रोग्राम में और वो किस तरह मैनेज हुआ है? बेशबहा इजाफा हुआ है उसमें। देखें, जहाँ तक इजाफे का ताल्लुक है उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। हम इन पिछले 12 सालों में बलूचिस्तान को 7th NFC अवार्ड के हवाले से एक खतीर रकम जो है हम सालाना तौर पे हमें मिलती रही है। लेकिन दोबारा मैं अर्ज करूंगा कि ये भी काफ़ी नहीं है। क्यों नहीं है काफ़ी? आपको याद होगा शाह नूरानी में एक धमाका हुआ था, खुदकुश धमाका हुआ था। मैं उन दिनों तर्जुमान था सूबे बलूचिस्तान का जी। तो तमाम टीवी एंकर्स जो है वो पहले आधे घंटे में उन्होंने मुझे अकाउंटेबल ठहराया कि जनाब आप लोगों ने 2 एम्बुलेंसेस भी नहीं पहुंचाई शाह नूरानी और लोग वहां पर जो है मर रहे हैं। तो मैंने मौदबाना गुजारिश की कि जनाब आपको पता है कि जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर खुजदार है उससे शाह नूरानी का बाय रोड डिस्टेंस का जो ट्रेवल टाइम है, जो वक्त दरकार है, वो 8 घंटे है। और आधे घंटे में आप मुझसे पूछ रहे हैं कि एम्बुलेंस क्यों नहीं पहुंची। लोगों को जो हमारी जियोग्राफी है उसकी अप्रिसिएशन नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। हमारी पॉपुलेशन स्केर्स है और स्कैटर्ड है। नहीं, लेकिन अब 50 आदमी अगर शाह नूरानी में रह रहे हैं, उनको हेल्थ फैसिलिटीज भी चाहिए, एजुकेशनल फैसिलिटीज भी चाहिए, कम्युनिकेशन नेटवर्क भी चाहिए। इसमें जो कॉस्ट आती है निस्बतन किसी और सूबे में जहां पे 50,000 आदमी बेनिफिशरी होते हैं, उसी कॉस्ट में यहाँ पे 500 आदमी होते हैं। लेकिन अनवार साहब, फिर किसी न किसी को जाहिर है अकाउंटेबल सर्विस डिलीवरी का और जिम्मेदार तो ठहराना ही पड़ेगा ना। अब जाहिर है उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी, आप अगर उसके तर्जुमान थे, उस वक्त की गवर्नमेंट से पूछा तो जाएगा। आखिर ये इतना जो 8 घंटे का आप वक्त बता रहे हैं, इसमें जितना एरिया है वहां पे भी तो हॉस्पिटल्स होने चाहिए थे ना। तो ये इतने अरसे में आखिर किसी न किसी के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है इस सारे मामले की। अब देखे ना, यही है, इस 8 घंटे के सफर के दौरान कहीं पे आबादी नहीं है, किसके लिए अस्पताल बनाए? वो अनवार साहब यही बता रहे हैं कि वहाँ पे चूंकि जाहिर है कि आबादी नहीं है तो अस्पताल नहीं है, लोगों को अंदाजा नहीं। वो इसी बात का जिक्र रोना रो रहे हैं कि लोगों को जोग्राफियाई जो फासले हैं उनका वो एहसास नहीं है। अच्छा अनवार ये बताइए, मैं आपने 7.5 अनवार आपने अभी चूंकि एजुकेशन की बात की, इससे आप बताइए कि जैसे मैंने पहले कहा कि 45 अरब रुपए आपका सालाना तरक्याती प्रोग्राम होता था। फिर डॉक्टर मालिक बलोच जब आए, वज़ीर आला बने 2013 के वस्त में, उसमें फिर उन्होंने उसके फ़ौरन बाद 2014 में एजुकेशन इमरजेंसी का ऐलान किया था और उसके साथ ही फिर कोई तकरीबन 2015-16 में जो सिर्फ तालीम का बजट था वो 45 अरब कर दिया था। तो 45 अरब से आप मेरा ख्याल है उससे भी ज़्यादा हो चुका है। 70 अरब। तो ये बताएं कि उससे सूबे की तालीम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कुछ बेहतर हुआ है? देखें,
मैं इसमें डॉक्टर अब्दुल मालिक को शायद इतना जिम्मेदार नहीं समझता। मैं फिर आपको दोबारा अर्ज करूंगा कि जो हमारा गवर्नेंस स्ट्रक्चर है उसको समझने की ज़रूरत है। एक पॉलिटिकल हुकूमत नेशनल पार्टी की सूरत में डॉक्टर मालिक की आई, उन्होंने एक सियासी फैसला किया कि जनाब हमने एजुकेशन इमरजेंसी डिक्लेयर कर ली। अब यहाँ पे हमारी ब्यूरोक्रेसी को एक क्लासिक अपॉर्चुनिटी मिली, उन्होंने कहा बिल्कुल दुरुस्त है जनाब, ये 45 या 60 अरब रुपए का बजट हम बढ़ा देते हैं। ऑप्टिक्स में ये बात बड़ी दुरुस्त नजर आ रही थी। अब ऑन ग्राउंड क्या होता है? ऑन ग्राउंड ये होता है कि जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं, यानी जो हार्ड स्ट्रक्चर है एजुकेशन का, जहाँ पे स्कूल है, डेस्क हैं, बाथरूम्स हैं उनके, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से चीज़ें हैं, उस पे कितना पैसा लगना है, और जो सॉफ्ट कंपोनेंट है जिसमें टीचर कैपेसिटी है, इम्प्रूवमेंट ऑफ करिकुलम है, अवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स है, ये चीज़ें उससे जुड़ी हुई हैं, यूनिफॉर्म है, ये दूसरा एस्पेक्ट अगर आप रख लेते हैं। ये सॉफ्ट कंपोनेंट से ज़्यादा उन्होंने इनको हार्ड कंपोनेंट में डाला और ठेकों में डाल दिया, सिविल स्ट्रक्चर में डाल दिया, टेंडर्स में डाल दिया, और वो तमाम का तमाम पैसा मैं समझता हूं 60-70% इंफ्रास्ट्रक्चर की नजर होके जाया हो गया। क्योंकि जब आप एजुकेशन की बात करते हैं, आप क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं। इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट द फिजिकल स्पेस, इट इज व्हाट आर यू ऑफरिंग टू डेवलप द सर्टेन फैकल्टी। बहुत सारे जगहों पे जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स थे उनका फायदा उठाया जा सकता था अगर ये रिसोर्स फोकस हो जाता सॉफ्ट कंपोनेंट ऑफ एजुकेशन में। अच्छा अनवार ये बताइए कि चूंकि क्या इसमें ये बताइए 2009 से, चूंकि ये इसी से मुतालिक एक सवाल है कि 2009 से बलूचिस्तान में बल्कि पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में भी घोस्ट स्कूल का जिक्र होता रहा है, और घोस्ट टीचर्स का, यानी वो स्कूल और टीचर जो कि किताबों में सरकारी खातों में मौजूद हैं लेकिन ज़मीन पे मौजूद नहीं हैं। तो उस हवाले से भी कोई बातचीत आगे नहीं बढ़ सकी, कोई उसका मदावा नहीं हो सका है, क्योंकि अब भी ये बताया जा रहा है जो 2017 की जो एक रिपोर्ट आई थी 16-17 की, उसके मुताबिक उस वक्त भी तकरीबन 1400 के करीब स्कूल जो थे वो अवेलेबल नहीं थे, मतलब ऑन ग्राउंड नहीं थे। इसके साथ साथ 2017-18 की एक रिपोर्ट थी जिसमें यह कहा गया कि सूबे के 49,000 रजिस्टर्ड असातिज़ा में से 15,000 असातिज़ा, 16,000 असातिज़ा की वेरिफिकेशन ही नहीं हो सकी, वो भी मौजूद नहीं है। तो ये क्या मिसिंग पर्सन्स की तरह ये लोग भी गायब हो गए? देखिए, इतना बड़ा मॉरल डायलेमा है हमारी सोसाइटी का। इम्तियाज़ साहब आपने बहुत करेक्टली आइडेंटिफाई किया है। ये न सिर्फ मेरे ख्याल में टीचिंग स्टाफ के हवाले से या टीचर्स के हवाले से है, जितने भी लाइन डिपार्टमेंट आप ले लें, मेरा ये क्लेम है, मेरे पास स्टेटिस्टिक्स अवेलेबल नहीं है, शायद 30 से 40 या 15-20 अरब रुपए की जो सैलरी है वो एक ब्लैक होल में जा रही है जिसका हमें कोई अंदाजा नहीं है। नॉन डेवलपमेंट फंड के जिम्मे में किसी को नहीं पता कि इसका क्या हो रहा है, किसके पास जा रहा है। और इतना एक स्पाइडर वेब इन्होंने क्रिएट किया हुआ है कि इस पे हाथ डालना जितना भी वेल इंटेंडेड इंडिविजुअल हो, कोई आसान काम नहीं है। इसमें एजी ऑफिस, लाइन डिपार्टमेंट एजुकेशन, फाइनेंस, जिले का खजाना अफसर, ये तमाम के तमाम लोग मिले हुए होते हैं और ये सैलरीज तमाम लोगों में बट रही होती हैं। ये मसला बलूचिस्तान में भी है, ये बलूचिस्तान से बाहर दूसरे सूबे में भी है। इनके पेंशन्स हैं, इनकी सैलरीज हैं, ये ऐसी गाड़ियां हैं जिसकी जो कि शायद अबेंडन हुए 20 साल हो गई हैं। लेकिन अनवारुल हक साहब, आखिर और उनकी जो अगर ये सिलसिला चल रहा है एक अरसे से गुज़श्ता हुकूमतों के अदवार में भी, तो आखिर कहीं ना कहीं तो आके इसको टूटना चाहिए, कहीं ना कहीं आके तो इसको सही करने का सिलसिला जो है या काम जो है वो शुरू होना चाहिए। अब 2 साल हो गए इस नई गवर्नमेंट को भी, तो आखिर इस गवर्नमेंट में क्यों कुछ नहीं हो सका इन सारे मामलात के तदारुक के लिए?
मेरा आप समझते हैं कि कुछ शुरू भी किया गया? दिफा नहीं कर रहा, लेकिन मैं फिर आपको दोबारा अर्ज करता हूं कि ये बहुत चैलेंजिंग और मुश्किल काम है। जिसने ये काम किया वो इस मुल्क में इनकलाब ले आएगा। चले, बहुत बहुत शुक्रिया अनवार साहब। बिल्कुल नहीं हो पा रहा, ये एक सच है। आपने बिल्कुल सही वक्त पे अपने एक इनकलाबी फिक्रा बोल दिया कि इनकलाबी की सूरत में ये तब्दीली आ सकती है। और बिल्कुल अनवार साहब ने ये सही कहा कि जब तक कोई इनकलाबी इकदाम नहीं किए जाएंगे, ये सिर्फ बलूचिस्तान का मसला नहीं है, बल्कि ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। हमारा जो गवर्नेंस का निज़ाम है वो इतना पेचीदा है कि उसमें तय दर तय प्याज की तरह है, और उसमें हर एक इदारे के ऊपर एक और इदारा बैठा हुआ है। और जिस तरह उन्होंने बताया, मैं तो हैरान हूँ कि कभी 2008 में 45 अरब का उसका सिर्फ सूबे का सालाना तरक्याती प्रोग्राम होता था, आज सिर्फ तालीम का बजट इससे कहीं ज़्यादा हो चुका है। तो उससे यही इसीलिए हमने सवाल पूछा कि तालीम पे क्या असर पड़ा। बुनियादी तौर पे असर नहीं पड़ा, बल्कि वो एक वज़ीर आला होते थे बलूचिस्तान के जो कहते कि डिग्री डिग्री होती है, जाली हो या असली हो। अब उसमें इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि इनके इंटेलेक्चुअल लेवल क्या था, कि उनकी तरजीहात में तालीम थी ही नहीं। और इसी वजह से बलूचिस्तान तकरीबन वहीं पे खड़ा है जहाँ से आज से 10 साल पहले था। बड़े एक अफसोस की बात है, और इसके लिए अनवार हक साहब ने बिल्कुल सही बात की कि इनकलाब की ज़रूरत है। जब तक इनकलाबी तब्दीलियाँ हमारे गवर्नेंस के निज़ाम में नहीं आएंगी, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे पंजाब हो, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध हो, ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मतलब नुमाया तब्दीली हमारे निज़ाम में नहीं आ सकेगी। अफसोस की बात यह है कि सूबाई सतह पर तो चले एक मायूसी, ये डिसअपॉइंटमेंट जो है वो मौजूद है। जो सिस्टम के अंदर बैठे हैं वो सिस्टम को जानते हैं, लेकिन जब हर हुकूमत आती है, नई गवर्नमेंट आती है नेशनल लेवल के ऊपर, तो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। कभी आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान की बात की जाती है, कभी बाहर की क़यादत जो है उसको वापस लाया जाएगा, ये बात की जाती है, और मामला ठीक किए जाएंगे ये कहा जाता है, ये वादे किए जाते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि किसी भी सतह पर ऐसा होता नहीं है। बहरहाल उम्मीद पे दुनिया कायम है। इसके साथ ही एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे अपने अगले मौजू के साथ। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, यूँ तो हम देखते हैं कि मुल्क आए रोज़ किसी न किसी बहरान की जद में होता है। कभी आटे का बहरान है, कभी चीनी का बहरान है, और हम कुछ अर्से से ये देख रहे हैं कि जो पेट्रोल का जो बहरान है, जो तेल का बहरान है, वो पाकिस्तान में हर कुछ अरसे के बाद जो है फिर से सर उठाता है। और आजकल हम देख रहे हैं कि अभी गुज़श्ता दिनों जब सस्ता करते हैं तो पेट्रोल गायब हो जाता है, उसके बाद कीमत जो है वो महंगी हो जाती है। जाहिर है कि उस पर भी फिर सूरत हाल अजीबो गरीब होती है, कुछ समझ में नहीं आता। अभी पेट्रोल बहरान पर गुज़श्ता दिनों जो इंक्वायरी कमेटी बनी, उसने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को पेट्रोल बहरान का जिम्मेदार ठहराया था। अब एक और कमेटी भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने तश्कील दे दी है, और देखना यह है कि अब किस पे जिम्मेदारी डाली जाती है और क्या वाकई हकायक सामने आते हैं नहीं आते हैं। सबसे पहले तो इम्तियाज़ साहब, आखिर ये वजह क्या है कि हर कुछ अरसे के बाद हम देखते हैं कि ये पेट्रोल का बहरान जो है ये सर उठाता है और लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन के खड़ी हो जाती है। देखिए, ताज़ा तरीन जो मामला हुआ उसमें तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो हैं उनकी जीत हो गई। उनको ओगरा ने 50 करोड़ के तकरीबन जुर्माने किए, और जब कीमतों को दोबारा बहाल किया गया, यानी 25 रुपए का दोबारा इजाफा कर दिया गया, तो 7-8 अरब रुपए एकदम उन कंपनियों के खातों में चले गए। सो एक ऐसा एक फसाड तैयार किया गया कि जिससे लोगों को बताया गया कि ये नागुज़ीर था, हालांकि उसमें बहुत सारी इंट्रिकेसीज हैं। हम आज के प्रोग्राम में असल में फोकस कर रहे थे पाकिस्तान स्टेट ऑयल का जो किरदार है सारे के सारे बहरान के दौरान जो रहा। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान स्टेट ऑयल एक ऐसी कॉरपोरेशन है जो कि तेल के शोबे में मार्केट लीडर है। इसकी कोई 53-54% के करीब इसका मार्केट शेयर है। लेकिन बड़ी हैरानगी की बात है कि ये मार्केट लीडर होने के बावजूद ये भी ऑयल कार्टेल, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, बज़ाहिर इसके अफसरान भी उनके साथ मिल जाते हैं जब मुल्क में बहरान की सूरत हाल पैदा होती है। अब इससे अंदाज़ा लगाइए कि कितना ल्यूक्रेटिव, बड़ा मुनाफा बख्श कारोबार है PSO के अफसरान के लिए भी। एक साबका MD थे, उनकी तनख्वाह इसरार करने पे, सुप्रीम कोर्ट के इसरार करने पे बताई गई कि वो 85 लाख रुपए माहाना है। यानी कितना जुल्म है इस मुल्क में कि जहाँ पे लोग खाने को 2 वक्त खाना नहीं मिलता, और एक MD साहब हैं जो कि
जिनको लगाया गया था साबिक वज़ीर आज़म खाकान अब्बासी ने, मेरा ख्याल है बड़े उन पे मेहरबान थे। इसी वजह से वो चू चरा भी नहीं करते थे। जब वो तेल की दरामद वगैरह के हवाले से और टाइमिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से मसाइल सामने आते थे, वो बिल्कुल आंखें बंद करके उस पर दस्तखत कर देते थे। और उसके बावजूद आप देखें कि 2015 में इतना बड़ा एक बहरान आया, अब 2020 में ये बहरान आया, और उससे ये साबित हुआ कि स्टेट कॉरपोरेशंस, बहुत सारी कॉरपोरेशंस हैं, वो सफ़ेद हाथी बन गया। हालांकि इतने मुनाफा बख्श ये इदारा है, पाकिस्तान भर में पेट्रोल पंप हैं, पेट्रोल के ज़खायर हैं, ऑयल फील्ड्स हैं, गैस फील्ड्स हैं इनके पास। तो इसीलिए हमने सोचा कि इसी इदारे के एक साबिक सरबराह हैं, उनसे हम पूछ लेते हैं कि बुनियादी तौर पे वजह क्या है, ये जो इंस्टीट्यूशनल एक लीडरशिप का जो किरदार अदा करना चाहिए था। और ये PSO बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के अवाम के जो हुकूक हैं, उनके जो मफादात हैं, उनके निगहबान के तौर पे इसने कारोबार अपना किरदार अदा नहीं किया, बल्कि ये भी चोरों के साथ लगता है कि शामिल हो जाते हैं मुनाफाखोरी की दौड़ में। तो इसीलिए हमने जी, इरफान कुरैशी साहब साबिक MD हैं PSO के, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। कुरैशी साहब, यही सवाल जो इम्तियाज़ साहब पूछ रहे हैं, आप यकीनन हमारे साथ हैं और आप सुन रहे हैं। मैं भी चाहूँगी कि काइंडली जिन इदारों को अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, ऐसा क्यों है कि वो सफ़ेद हाथी बन जाते हैं या वो उस तरह से किरदार अदा नहीं करते जो कि उनको करना चाहिए? देखिए, PSO जो है ना, एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन है, बहुत जायंट इंस्टीट्यूशन है, माशाल्लाह से इट इज डूइंग वेल। मगर ये है कि स्टेट के मतलब हमारी मिनिस्ट्रियों के और इधर की इंटरफेरेंस इतनी होती है उसके अंदर कि अब जो बोर्ड बना है, ये मेरे ख्याल है पहली मरतबा कोई प्रोफेशनल चेयरमैन को लाए हैं, पहली मरतबा आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम कोई बंदा। मगर वो अकेला क्या कर सकता है? अकेला क्या कर सकता है? कंट्रीब्यूशन क्या होती है? ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो बोर्ड पे बैठते हैं, इनकी कंट्रीब्यूशन क्या होती है? कुछ नहीं होती है, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस होते हैं। ठीक है। दूसरी चीज, ये जो आपने बहरान की बात की थी, ये अब यहाँ पे जो है ये दो डायमेंशन है। एक तो लाइसेंसेस ऐसे इशू किए गए जैसे पान की दुकान है, ऐसे लाइसेंसेस इशू किए गए, कोई स्टोरेज के अंदर इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं आई जो एक्सपेक्ट की जा रही थी, और फिर भी अगर लाइसेंसेस इशू हुए, और ऐसे ऐसे लोगों को ऐसे इशू हुए जो मेरे ख्याल है PSO के ही कार्टेज कॉन्ट्रैक्टर होते थे, या कोई ज्यादा पंप डीलर होते थे, या बल्क डीलर होते थे, उन लोगों को लाइसेंसेस दिए। मतलब आप कोई स्टैंडर्ड बनाएं, कोई स्टैंडर्ड नहीं। उससे नुकसान किसका हुआ? जी, पाकिस्तान स्टेट ऑयल का नुकसान हुआ। क्यों? क्योंकि PSO इज गवर्न बाय पेपरा रूल्स जी। वो टेंडर करती है, वो टेंडर में ऑयल ट्रेडर्स डालते हैं टेंडर, और जब टेंडर खुल जाता है तो वो अवार्ड करना पड़ता है, उसके अंदर नेगोशिएट नहीं कर सकते। ये दूसरी OMCs हैं, ये बाहर जाती है, दुबई जाती है, इधर जाती है, ये सस्ता माल उठा लेती है, ये मार्केट में लाती है और ये गंद करती है, जिसकी वजह से PSO का मार्केट शेयर इफेक्ट हुआ है। इट शुड बी अराउंड 70%, बट इट इज एट 54%, व्हिच मींस इट अफेक्ट्स PSO's प्रॉफिटेबिलिटी। अच्छा इरफान साहब, यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि अगर जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो मार्केट से सस्ता तेल लेके आती हैं, तो इसका क्या मतलब है कि PSO जो खरीदारी कर रहा है वो निस्बतन महंगी होती है और उसकी वजह से फिर उनको सब्सिडाइज करना पड़ता है जब वो मार्केट में लेके आते हैं? जी, अप एंड डाउन होता है सर, अप एंड डाउन। देखिए, वो जो इंपोर्ट पैरिटी प्राइस जो बनती है वो PSO की इंपोर्ट की प्राइस से बनती है। लेट्स से PSO ने इंपोर्ट किया 25 रुपए में, ठीक है, ये जो OMCs है दूसरी, ये ले आती है 20 रुपए में, तो इनका 5 रुपए मुनाफा ज्यादा होता है, PSO का वही डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन आता है जो आता है। अच्छा, तो उसमें जो आपने एक और बात कही कि जो लाइसेंसेस इस तरह रेवड़ी की तरह बांटे गए, जैसे पान की दुकान थी, उसका क्या ताल्लुक है PSO की क़यादत के साथ? उसका जो कॉन्डक्ट है, उसकी जो मैनेजमेंट है, वो कैसे मुतासिर हुई? नहीं, वो एक्चुअली वो PSO के मार्केट शेयर तो खैर वो चीज है, PSO की प्रॉफिटेबिलिटी को डेंट करती है, PSO की सेल को इम्पैक्ट करती है, ये सब चीजें आके PSO की ग्रोथ में हिंड्रेंस है। अच्छा, ये सारे जो है ये अब ये देखिए, PSO फॉलो सर्टेन रूल्स ऑफ द बुक्स एंड दे विविडली फॉलो इट। मगर ये जो दूसरे कंपनीज को जो खड़ा कर दिया है उसके मुकाबले में कि जी हेल्दी कंपटीशन हो, वो हेल्दी कंपटीशन नहीं हो रहा, वो PSO तक टाइम दे रहे हैं और ये हर्ट करते हैं नेशनल इंटरेस्ट को, कि पता नहीं कहां से आ गए, स्मगलिंग ये करते हैं बलूचिस्तान से
मतलब डेली मैं कैलकुलेट किया है 280 मिलियन रुपए का नेशनल एक्सचेकर को टैक्सेस में नुकसान है। ये ताफ्तान और इधर के बॉर्डर से जो आ रहा है, तेल आ रहा है ईरानी तेल, ये सब स्मगलिंग हो रही है। कौन कंट्रोल कर रहा है? कोई देख नहीं रहा। टैक्सेस का तकरीबन 5000 टन के लगभग डेली इट्स स्मगल्ड ऑयल विच इज हर्टिंग द एंटायर कंट्री। को भी नुकसान हो रहा है, टैक्सेस में नहीं आ रहा, सेल्स टैक्स जा रहा है, पीडीएल जा रहा है, कुछ सब जा रहा है, यानी आप स्मगल हो रहा है। आप ये कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं मिल रही है पीएसओ को, और दूसरे ये है कि शायद स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, उसकी वजह से जो करप्शन के मसाइल हैं वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। नहीं, वो होगी भी तो बहुत लोअर लेवल पे होगी। सीनियर लेवल पे इट इज 0 by 0, आई कैन गारंटी ऑन दैट, बिकॉज द रूल्स और इतने अच्छे बने हुए हैं वहाँ पे कि लेट शौकत मिर्जा साहब और फिर तारिक किरमानी साहब, ये लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस और जो बना गए हैं बिजनेस लॉज वगैरह, वो बड़े रिजिड हैं। वहाँ पे ये सब चीजें नहीं हो सकती। इनको चाहिए कि बोर्ड को ठीक करें, बोर्ड अच्छा लाए, प्रोफेशनल्स का लाए, जो शेयर होल्डिंग है अब उसको देखें कौन कौन शेयर होल्डर है उनके अंदर। उनका कोई नॉमिनी है बोर्ड? नहीं सर, कोई भी नहीं है। अच्छा, फेडरल गवर्नमेंट सिलेक्ट करती है, बंदों को बिठा देती है। जब तक कि ये सही की प्राइवेट पार्टनरशिप बोर्ड पे नहीं बैठेगी, आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस करने में मुश्किल होगी। क्योंकि व्हाट एक्सपीरियंस टू द ब्रिंग। अब एक चेयरमैन लाए हैं, वो बहुत सालों बाद सही चेयरमैन लगाया है पीएसओ का। इज अ प्रोफेशनल, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रहा हुआ है, समझता है क्या करना है, मगर वो अकेला क्या कर सकता है। अच्छा ये बताइए, जो आप बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात कर रहे हैं, तो नया जो पीएसओ है, आप समझते हैं कि वो बेस्ट प्रैक्टिसेस उन्होंने नहीं की हैं, जिसकी वजह से जो बहरान गुज़िश्ता हफ्तों में आया है वो अवॉइड किया जा सकता था, अगर तो वाक़तन ये मार्केट लीडर के तौर पे और पाकिस्तानी अवाम के मफादात के निगहबान के तौर पे ये इदारा ख़ुद को पोजीशन करता। इम्तियाज साहब, ये डिसीजन जो है ना, प्रोडक्ट रिव्यू मीटिंग होती है, उसके थ्रू होता है इंपोर्ट का। यहाँ पे एरर ऑफ जजमेंट हो गया था डीजी ऑयल की ऑफिस से। पीएसओ ने तो लेटर्स लिखे थे कि भाई ये क्राइसिस देख, वो तो फोरकास्ट किया था उन्होंने कि क्राइसिस आएगा, आपने इंपोर्ट बैन कर दी है। पीएसओ ने तो शो डाला था कि सबसे पहले कि ये इंपोर्ट बैन कर दिया आपने, ये क्राइसिस आएगा, दे फॉरवॉर्न द थिंग। पर यहाँ पे एरर ऑफ जजमेंट में कुछ प्रॉब्लम आ गई। लेकिन इसमें ये बताइए, जो हमारे पाकिस्तान की अपनी भी तो रोज़ाना की कितने हज़ार टन पैदावार है, तो जब कोविड के दौरान हमने इंपोर्ट नहीं किया तो अपनी पैदावार तो जारी थी या वो भी टोटल बंद हो गई थी? नहीं जी, रिफाइनरीज जो थी वो स्टॉक अप हो गई थी, और ये छोटी कंपनी जो है ना, ये माल नहीं ले उठा रही थी। पीएसओ माल उठा रहा था, बाकी कंपनीज माल नहीं उठा रही थी रिफाइनरी। तो रिफाइनरीज के टैंक फुल हो गए थे, तो रिफाइनरीज हैड टू कट बैक देयर इंपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल, ठीक है, जिसकी वजह से ये सारा क्राइसिस डेवलप हुआ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान साहब। अच्छा इम्तियाज़ साहब, अगर देखा जाए तो इस इदारे में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और इंतहाई मुनाफा बख्श इदारों में ये शामिल हो सकता है, तो आखिर ऐसा क्या है, वो इक़दाम क्यों नहीं उठाए जाते हैं कि इस इदारे को, क्योंकि हम देखते हैं हमारे जितने हुकूमती इदारे हैं वो सफ़ेद हाथी हैं और वो जो है वो एक तरह से खसारे में जा रहे हैं। आप स्टील मिल को ले लीजिए, PIA को ले लीजिए, तो उस हिसाब से ये इदारा तो मेरे ख्याल में इसको क्रेडिट देना चाहिए। देखिए, उसमें मसला ये है कि इस इदारे के साथ बहुत सारे लोगों के मुआशी मफादात जुड़े हुए हैं। उसमें एक साबका MD ने हमें बताया कि जब उन्हें लगाया गया तो तवक्को उनसे ये थी कि किसी भी फैसले जो कि ऊपर से फैसला आएगा उसकी मुज़ाहमत नहीं करेंगे। अच्छा, तो उन MD साहब को 2-2.5 साल के बाद फ़ारिग कर दिया गया, क्योंकि वो आंखें बंद करके दस्तखत करने वाले नहीं थे। अच्छा। वो इसलिए नहीं कर रहे थे कि बहुत सारे फैसले उनके ख्याल में ठीक नहीं थे, मुल्की मफाद के, वजारत के, PSO के खिलाफ थे। लेकिन चूंकि उसमें वजारत पेट्रोलियम मसनूआत और जो ओगरा, ये सारे चूंकि आपस में मिले हुए हैं, तो एक बहुत वसी ताना बाना है, गोरख धंधा है मफादात का, वजारत से लेके ऑयल मार्केटिंग कंपनीज तक, और उसमें फिर PSO भी शामिल हो जाता है, जिसकी वजह से आप इन इदारों में रिफॉर्म यानी इस्लाहात को, जब भी कोई इस्लाहात की कोशिश करता है, उनको उस इदारे से चलता कर दिया जाता है। ये उसी तरह के मसाइल हैं, जैसे हम बलूचिस्तान की बात कर रहे थे, और फिर हम नेशनल लेवल पे अपने मुख्तलिफ इदारों में भी वही सूरत हाल देखते हैं। मफादात का टकराव है, वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, जिनकी वजह से इदारे जो हैं, एक और दिलचस्प बात मैं आपको ये बताऊँ, सॉरी आपकी बात मैं काट रहा हूँ, कि इन मफादात का, इक्तिसादी मफादात का जो ऊपर लोग बैठे हैं, इससे अंदाज़ा लगाइए कि डॉक्टर आसिम हुसैन पीपल्स पार्टी के दौर में
पेट्रोलियम के एडवाइज़र थे, वो खुद एक मेडिकल डॉक्टर थे, लेकिन एडवाइस वो कर रहे थे सदर मोहतरम को और वज़ीर आज़म को पेट्रोलियम मसनूआत पे। इसी तरह पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल थी, मोहतरम उसके भी चेयरमैन थे। तो जैसे पहले भी हमने एक प्रोग्राम में जिक्र किया कि 4-4.5 साल के दौरान पीएमडीसी के रजिस्टर्ड मेडिकल कॉलेजों की तादाद 35 से 135 हो गई। अब ये पूछने की बात थी कि ये कैसे हो गया, इसकी वजह क्या थी आखिर, फिर किसी और प्रोग्राम में इस पर इंशाल्लाह इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे अपने अगले मौजू के साथ, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन पाक अफ़गान तिजारत और अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड जो है उसके हवाले से पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो खासी हमें मुतहरिक नज़र आ रही है और बहुत सी कोशिशें इस हवाले से इकदाम उठाए जा रहे हैं। पहले 3 बॉर्डर पॉइंट्स जो हैं वो खोले गए और अभी 2 मज़ीद पॉइंट्स खोले गए हैं अंगूर अड्डा और खल्लाची के, और उसके बावजूद जो ताजिर हजरात हैं उनकी शिकायत उसी तरह से मौजूद हैं और उनके मसाइल जो हैं वो कम नहीं हो पा रहे हैं। इसी हवाले से हमने आज बात करने के लिए इस वक्त रब्ता किया है पाकिस्तानी ताजिर हैं जी ज़ियाउल हक सरहदी साहब जो हमारे साथ मौजूद हैं, और मेरे ख्याल में उन्हीं से गुफ्तगू का हम आगाज़ करते हैं। ज़ियाउल हक साहब, एक तो हमें नज़र तो ये आ रहा है कि जैसे अब ये बॉर्डर पॉइंट्स जो हैं वो खोले गए, पहले 3 अब 2 और खोले गए हैं, उसके बावजूद जो मसाइल हैं वो जूं के तूं हैं। तो मैं चाहूँगी कि ज़रा काइंडली आप रोशनी डालें कि किस किस्म के मसाइल का आपको सामना है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। लेकिन जी इसमें कोई शक नहीं है कि एक तो बॉर्डर जो हमारे खुल गए हैं, इससे यकीनन हमारी जो तिजारत है इसको फरोग मिलेगा। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि कुछ अरसा पहले जो कोरोना वायरस की वजह से जो मुश्किलात थी, तो तमाम दुनिया में मुश्किलात थी, उस इक़दाम से यकीनन तमाम दुनिया में जो कारोबार था वो मंदा हो गया। और इसके साथ साथ पाकिस्तान अफगानिस्तान के माबैन क्योंकि बॉर्डर भी कुछ अर्सा फिर बंद रहा। अब इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे वज़ीर आज़म साहब ने बड़ा अच्छा इक़दाम किया कि 24 घंटे के लिए बॉर्डर तो उन्होंने खोल दिया जी। तो ये बहुत अच्छा इक़दाम है। इससे खासकर अशरफ गनी साहब ने भी, जो इनके प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी बड़ा अच्छा। आप मसाइल बताएं ज़ियाउल हक साहब, मसाइल जल्दी जल्दी बताएं हमें जी। अच्छा, तो उसकी वजह से देखें जी, कोरोना जो है उसकी वजह से भी ज़ाहिर है हमारी जो तिजारत है उसमें तो कमी तो आई है। इस वक्त एक अंदाजे के मुताबिक जो हमारी तिजारत थी, जैसे कि आपको पता है कुछ अर्सा पहले 2.5 बिलियन डॉलर की बिलिंग हमारी इनके साथ तिजारत, पानी तिजारत हो रही थी। वो आस्ता आस्ता कम होती होती वो 5 पे चली गई है। उसमें और भी काफी अवामल है, लेकिन असली जो चीज मैं जो बता रहा हूँ आपको कि बॉर्डर क्योंकि 2-3 दफा बीच में बंद हो गए, उसकी वजह से जो हमारी तिजारत है वो उसमें काफी कमी हुई। दूसरा, जैसे कि आपको पता है कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड जैसे कि 1965 का मुआहदा 45 साल तक बड़ा खुशहदूबी से चलता रहा। उसके बाद ये दूसरा मुआहदा आया, इसमें इतनी मुश्किलात हैं कि ये कुछ अर्सा पहले हमारी जो तिजारत थी 70% चाबहार और बंदरबाज के रास्ते मुंतकिल हो गई है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि इसमें ब्यूरोक्रेट जो दोनों जानब के हैं, उन्होंने जो स्टेक होल्डर हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान के माबैन, इनसे बाहमी कोई मुशावरत नहीं की। और इसी को समझते हुए हमने एक पाक अफगान जॉइंट चैम्बर वजूद में आया, जिसके जुबैर मोतीवाला साहब हमारे चेयरमैन हैं, वहाँ खानजान रुकूजी हैं। मैं भी 2 दफा इसका सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। लेकिन 10 सालों में हमने काफी इसमें जो हमारी मुश्किलात थी उसके अजाले के लिए हमने काम किए। लेकिन इस बॉर्डर के बंद होने मार्च के बाद जो सूरत हाल है वो बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई है। मतलब है कि वहाँ अब 3-4 महकमे हो गए हैं। पहले तो जाहिर है जैसे कि आपको पता है कि महकमा कस्टम होता था या पीए खैबर पॉलिटिकल एजेंट होते थे वहाँ पे, और एफसी बॉर्डर की मैनेजमेंट करती थी। अब वहाँ पे 4-5 महकमे आ गए हैं, जिसकी वजह से जो ये हमारी तिजारत है इसमें काफी कमी भी हो गई है। और जैसे कि इस वक्त एक अंदाजे के मुताबिक 5000 जो कंटेनर हमारा है वो कराची पोर्ट पे खड़ा है 23 महीने से। उसकी भी वजह आपको पता ही है कि कोरोना की वजह से, हालांकि बैरूनी जो बाकी जो ममालिक है उन्होंने हर किस्म की सब्सिडी भी दी है उनको। ये जितने भी ये उनके एक्सपोर्ट के हवाले से जो तिजारत है उसमें उन्होंने उनको काफी हद तक उनकी हुकूमतों ने वो उनके साथ ताउन भी किया है। लेकिन हमारे जो वहाँ 5000 कंटेनर हैं जो अफगानी हमारे भाई हैं वो बार बार चिल्ला रहे हैं कि इस पे करोड़ों रुपए का डिटेंशन चार्ज और जो बाकी अपना चार्ज वगैरह है उसकी वजह से हर कंटेनर पे 5 लाख रुपए से लेकर तकरीबन 15 लाख रुपए एक ही कंटेनर पे आप अंदाजा लगाएं कि 5000 कंटेनर जो वहाँ पे खड़े हैं उससे तो करोड़ों रुपए का तो अरबों रुपए का तो डिटेंशन चार्ज आ गया, जिसकी वजह से
ये जो तजारत है एक अंदाजे के मुताबिक जो 70-80% तजारत जो बाकी कंटेनर है वो भी डिवाइड होकर जा रहे हैं चाबहार और बंदरवास के रास्ते। हमने काफी कोशिश की है, हमारी चैम्बर ने, हमारी फेडरेशन ने, हमारे अच्छा ज़ियाउल साहब, ये लगता है कि जो पाची है पाकिस्तान अफगानिस्तान जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, वो बुनियादी मसाइल हल करने में या उनको हुकूमत को बुनियादी मसाइल हल करने पे मजबूर करने में नाकाम रहा है, और उसकी वजह से आप हमें ये बताएं कि जो पेशावर से लेकर तोरखम तक सूरत हाल पैदा हुई है ट्रकों की और कंटेनर्स की, वो क्या है? देखिए इम्तियाज से बात यह है कि मैंने इस जो बात अभी आपने की है, मैं गुज़श्ता 2-3 दिनों से जितने भी बॉर्डर मैनेजमेंट हैं यहाँ जो यहाँ के जो आपने हमारे जो इंचार्ज हैं यहाँ के ब्रिगेडियर शौकत राना साहब जो कि सेक्टर कमांडर हैं, हमारी परसों उनसे भी मुलाकात हुई है। उनको भी हमने कहा है कि चूंकि बॉर्डर मैनेजमेंट उनके हाथ में है, उन्होंने मुझे कहा है कि सरहदी साहब चूंकि हमारा जो काम है वो सिर्फ सिक्योरिटी का है और अगर कोई बंदा एफसी का आपको कोई तंग कर रहा है आप उसे कहें। मैंने कहा जी आपकी तरफ से तो हमें कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पे दीगर जो बाकी महकमे हैं उनसे हम परेशान है। उसकी वजह यह है सर, जैसे कि आपको पता है कि रास्ते में पहले जो चेक पोस्टें थे यहाँ पे उन्होंने एक रिश्वत का बाजार गर्म किया हुआ था। हर एक चेक पोस्ट के ऊपर यानी कि 25-25 हज़ार और 30-30 हज़ार रुपए ये बंदे ले रहे थे उनसे, और वो इस बात के ले रहे थे कि जो कि एकदम रश आ गया है और वो ट्रक जो थे वो क्यू में खड़े होते थे। अब ज़ाहिर है उनके माल जो हैं ज़ाहिर है वो खराब तो होंगी, इसमें काफी जो पैराशेबल आइटम भी थे, बाकी चीजें भी थी, जिसकी वजह से वो बेचारे ड्राइवर जो इनको 20-25 हज़ार रुपए दे देता था उनको छोड़ देते थे और बाकी को फिर वो खड़ा कर देते थे। इससे क्योंकि हमने अखबारों में दिया, हमने फिर हमारे चैम्बर ने, हमारी फेडरेशन ने, जुबैर मोतीवाला साहब ने भी अपनी कोशिश की है, यहाँ खानजान और कुली साहब भी आए थे, 2 फ्लैग मीटिंग हमारी हैं लोगों के साथ, तमाम महकमों को बिठाया, तो वो तो उन्होंने चेक पोस्ट तो वहां से खत्म कर आपके मुतालबात और उनके ऊपर बातचीत हो रही है। बहुत शुक्रिया ज़ियाउल सरहदी साहब आपका। इम्तियाज साहब, ये बड़ा मसला है कि मैं इसको समअप कर देता हूँ। जो ज़ियाउल साहब को बार बार मैं कह रहा था कि आप बताएं आपके मसाइल क्या हैं। मसाइल ये हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अब दो तरफा तजारत और पाकिस्तान के रस्ते जो ट्रांजिट ट्रेड है अफगान ताजरों का, वो यरगमाल हो चुका है हमारी ब्यूरोक्रेसी से, कराची से लेके तोरखम और चमन तक। उसमें जो 5,000 से ज़्यादा कंटेनर फंसे हुए हैं कराची पोर्ट पे, वो इस वजह से फंसे हुए गुज़श्ता 45 दिन से कि वहाँ पे ट्रैकर अवेलेबल नहीं है। ट्रैकर वो चीज़ है जो लगाई जाती है हर कंटेनर पे ताकि वो स्मगलिंग के या इधर उधर चोरी ना हो जाए, पाकिस्तान के अंदर ना रहे और बॉर्डर को क्रॉस करे। अब ट्रैकर जो है वो सिर्फ एक कंपनी के पास उसकी इजारादारी है और वो बार बार वो कंपनी ये कहती है कि हमारे पास ट्रैकर अवेलेबल नहीं है। अब ट्रैकर जब अवेलेबल नहीं हो तो कंटेनर वहाँ फंस गया, कंटेनर फंस गया, उसका मतलब उनको रोज़ाना चार्ज पड़ रहा है। सिर्फ ट्रैकर की मद में अब इमेजिन करें कि पाकिस्तान के रस्ते जो अफ़गान तिजारत के आते हैं कंटेनर, वो कम से कम 70,000 कंटेनर हर साल आते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर 1 लाख कंटेनर साल में आ रहा है तो $50 लाख सिर्फ ट्रैकर की फीस की मद में ये कंपनी कमा रही है। और मैंने चेक किया था कि गुज़श्ता रोज़ सिर्फ 125 ट्रैकर इशू किए गए, उससे एक दिन पहले 135 ट्रैकर इशू किए गए, जिसका मतलब है कि एक दिन में सिर्फ 135 ट्रैकर जो हैं वो कराची की पोर्ट से निकले हैं। उसके अलावा यहाँ सिर्फ पेशावर और तोरखम के दरमियान कोई 2,500 के करीब ट्रक कंटेनर फंसे हुए हैं क्योंकि वो क्रॉस करने में उनको मसला आ रहा है। फिर कराची से लेके पेशावर तक 4 मकामात पे कस्टम्स और पुलिस को उनको रिपोर्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से ज़ाहिर उनके इजाफी अखराजात होते हैं, उनका वक्त भी ज़ाया होता है। तो हुकूमत की तमाम तर ज़बरदस्त कोशिशों के बावजूद उन्होंने 4-5 बॉर्डर पॉइंट्स भी खोल लिए हैं।